नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर है। चुनाव में अपराधियों की भूमिका पर हर बार सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद भी दागी सदन में पहुंच जाते हैं। इस बार कितने दागी जीतेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछली बार 40% माननीय ऐसे थे जिन पर अपराध दर्ज थे। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस पार्टी ने कितने दागियों को टिकट दिए हैं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट से सवाल तो यही खड़े होते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ना हो राजनीति में, ये हम इस पे पूरी सक्रिय रहती है कांग्रेस पार्टी और सुनिश्चित करती है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सुनीतियां आई हैं, एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है राजनीति और अपराधियों की। देश में सभी राजनीतिक पार्टियां साफ सुथरे और स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने का दावा करती हैं। इसके विपरीत सभी राजनीतिक पार्टियों में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति न सिर्फ शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसे लोगों को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा भी गया है। पिछले चुनाव में जीत कर आए मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से लगभग 40% नेता अपराध में लिप्त हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एडीआर लोकतांत्रिक सुधारों का संघीय ताजा एनालिसिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में से 40% पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें सत्ताधारी बीजेपी के 39 और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 52 विधायक शामिल हैं। दागियों को टिकट देने वाली बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दे पर कुछ यूं सफाई देते हैं। ये देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ना हो राजनीति में, ये हम इस पे पूरी सक्रिय रहती है कांग्रेस पार्टी और सुनिश्चित करती है। आप दोनों के कहीं ना कहीं अगर बायोडेटा खंगाल के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो राजनीतिक धाराएं हैं, जैसे विरोध प्रदर्शन करने की धारा है, कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशियों पे आपको ऐसी धाराएं मिलेंगी। और जो असल में आपराधिक धाराएं होती हैं, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना और तमाम चीजें, वो सब आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें थोड़ा सा एडीआर की रिपोर्ट को और तफसील से हम पढ़ें और ये करें, उसके बाद आकलन करना ठीक है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानती हूँ कि अपराधियों को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। जब राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला था और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बाहुबली होना ही एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती थी राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सुनीतियां आई हैं, न सिर्फ इन बाहुबलियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, इनको जो इनकी सही जगह वहां पहुंचाया गया, अपितु एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है राजनीति और अपराधियों की। और इसी सुनीति के बल पर आप देख रहे हो कि आज देश की दशा और दिशा बदल रही है। अपराधियों के लिए कोई जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। मध्य प्रदेश के 81% विधायक करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी के 107 और कांग्रेस के 76 विधायक करोड़पतियों में शामिल हैं। हमारे माननीय पढ़ाई में फिसड्डी हैं। 33% विधायकों ने सिर्फ स्कूल तक पढ़ाई की है, कॉलेज तक पहुँचे ही नहीं है। मध्य प्रदेश में आयाराम और गयाराम की संख्या भी ज्यादा है। दल बदलने वाले 22 नेताओं में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के नेता शामिल हैं। एडीआर ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में साल 2018 के विधायकों का एनालिसिस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जुड़े हुए। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अलमास सलीम जी इस डिबेट का हिस्सा है। सलीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हेमंत जोशी जी अपना पक्ष रखेंगे। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शिवम जी आपसे ही करते हैं। चूंकि एडीआर की रिपोर्ट कई मायनों में काफी संवेदनशील मानी जाती है और लगभग हर साल इस तरह की रिपोर्ट जारी होती है जिसमें आपराधिक प्रकरण, संपत्तियों को लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर बात होती है। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ ऐसे भी विधायकों के नाम शामिल हैं जो कि सरकार में है, फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? देखिए अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने संगठन में हो या प्रत्याशियों के चयन में हो, इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या जो कम से कम अपराध को एक षड्यंत्र के तहत या अपराध के पेशा बना करके करते हैं, ऐसे लोगों का राजनीति में भागीदारी न हो पाए। और हमारा पुरजोर प्रयास रहता है कि राजनीति में शुचितापूर्ण तरीके से जनसेवा की भावना लेकर के आने वाले लोगों की समाज में अवसर मिले। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों का लगातार प्रयास किया है। जो भी लोग महिलाओं से जुड़े अपराधों में संलिप्त रहे हों, जिन्होंने एक प्रकार से मर्डर जैसे कृत्यों को अंजाम दिया, इन तमाम
आम लोगों को कभी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर देने का काम नहीं किया है। लेकिन अगर वहीं हम कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें तो हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की आप वर्तमान सुर्खी उठा करके देख लीजिए, इसमें राव यादवेंद्र सिंह यादव जैसे लोग हैं जो मर्डर के चार्जेस जिनके ऊपर लगे, कपिध्वज सिंह जैसे लोग हैं जो हत्या जैसे मुकदमाओं में कहीं न कहीं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, सिद्धार्थ कुशवाहा, उमंग सिंगार जैसे लोग हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध कारित करते हैं, और कांग्रेस पार्टी बावजूद इसके लोगों को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण कभी भी किसी नेता का सामने आता है तो स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व उनको भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा चुनावी अभियान है उससे बाहर करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का दल जो है, हमने कुछ सिद्धांतों को लेकर के बनाया है, उन सिद्धांतों के साथ समझौता किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है, और स्वाभाविक तौर पर एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से हमारे यहाँ इन चीजों की लगातार स्क्रूटनी होती है, नेतृत्व इस दिशा में मंथन करता है और उसके पश्चात ही किसी प्रत्याशी का निर्धारण किया जाता है। और कई बार होता है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ मुकदमे लगा दिए गए हों, कई बार होता है कि इस परिस्थितियों जन्य तरीके से छोटे मोटे चीज धाराओं के कुछ कहीं न कहीं एक प्रकार से सभा को संबोधित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के इस विषय में अगर मुकदमे हैं तो इन चीजों को लेकर के भी पार्टी नेतृत्व विचार करता है कि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार के मुकदमों की वजह से नाइंसाफी न हो जाए। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के गंभीर कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके ऊपर कभी विचार नहीं करता, उल्टे उनको अपने दल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और स्वाभाविक तौर पर चुनावी राजनीति में उतारने का सवाल ही नहीं है। यह परंपरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने की। आपको देखिए दंगाई कांग्रेस पार्टी में मिलेंगे, कमलनाथ जी जैसे जो, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं पहले। ठीक है अलमास जी, शिवम जी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी में पहले सर्वे किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, दागदार होते उन्हें मौका नहीं दिया जाता। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई इसमें बताया गया कि कांग्रेस के 97 विधायकों में से 52 पर यानी कि 54% पर अपराध दर्ज हैं। तो क्या कांग्रेस में इस तरह का सर्वे नहीं किया जाता जैसे कि शिवम जी आरोप लगा रहे हैं? कुछ नहीं है। देखिए अगर आप एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ कांग्रेसियों के ऊपर इस तरह का विश्लेषण नहीं आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे कई नेता हैं। बिल्कुल 129 में से 39 है जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम। तो लेकिन अगर आप उनके धाराओं में जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि उनके ऊपर कौन से सेक्शंस लगे हैं तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की लीडर्स पे जो सेक्शंस और चार्जेस लगाए गए, जो फ्रेम किए गए हैं, वो कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं जिसमें वो प्रदर्शन करते हैं, जिसमें वो प्रदर्शन विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी शासन में होने की वजह से वो चार्जेस कांग्रेस पार्टी की लीडर्स पे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे लगवाती है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे हुए, उनके नेताओं के ऊपर लगे हुए धाराओं और सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सेक्शन है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए चार्जेस हैं। चाहे इनके सबसे बड़े लीडर हो, सबसे बड़े नेता हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इनके मुख्यमंत्री, या फिर इनके विधायक संजय पाठक जी हो, माफिया है तो कहीं ना कहीं व्यापक घोटाले के चार्जेस हैं। तो ये तो खुद सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे, उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए। ठीक है, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा शिवम जी से, लेकिन पहले हम आम आदमी पार्टी का रुख कर लेंगे हेमंत जी का। हेमंत जी, एडीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, दोनों ही पार्टियों में दागदार सामने आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो फिलहाल अभी तक सत्ता में नहीं आई है। ऐसे में किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? और अभी तो हालांकि कुछ सूचियां भी जारी हो चुकी है, तो क्या एक इंटरनल सर्वे आम आदमी पार्टी का भी चल रहा है कि दागदार प्रत्याशी जो है वो जनता के सामने ना जाने पाए? देखिए हमारा जो पैमाना होता है सिलेक्शन का, सबसे ज्यादा होता है 3C का। जहां पर भी नगर निगम के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव हुए, इवन सांसद का चुनाव हुआ, 3C फार्मूला, जो प्रत्याशी वो कम्युनल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और करप्ट नहीं होना चाहिए। यदि ये पैमाने पर यदि वो पास होता है तो ही उसको टिकट दी जाती है। बाकी के दूसरे दलों का तो आपने देखा, ये ऐसे लोग संसद और विधानसभा में चले जाते हैं, रमेश बिदुड़ी टाइप के या टेनी टाइप के या ब्रजभूषण टाइप के, वो उनका जो विचार बाहर होता है वही संसद में बताते हैं। जी ठीक है, शिवम जी का रुख कर लेंगे। शिवम जी, कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर आरोप इस डिबेट में लगाया है कि कुछ नेताओं पर जो चार्जेस लगे हैं, चूंकि सरकार भाजपा की है, सत्ताधारी दल है, प्रशासन उसके अधीन है, इस वजह से भाजपा ही चार्जेस लगवाती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये कहा जाए कि आपकी पार्टी रूलिंग है, इसलिए आपके जो विधायक उनमें कम केस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन विपक्ष पर नकेल कस दी जाती है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इतना, क्या कांग्रेस पार्टी कुछ देश की न्यायपालिका के ऊपर जी शिवम जी
प्रकार से राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमे लगवाए गए तो इनके पास यह संभावना तो है ना कि अदालत में चले जाए। 20 वर्षों में तो कुछ न्याय हुआ होता कि नहीं हुआ होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र ही पूरी तरीके से अपराधियों की प्रवृत्ति के नेता इनके ज्यादातर रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और समय समय पर उनका अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उपयोग भी करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा दल इस बात पर केंद्रित रहता है कि कहीं न कहीं हमें अपने राजनीति में शुचितापूर्ण लोगों को आगे लाना है, उनको पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। और जो ये बार बार बात कर रहे हैं, आप अभी संख्या गिना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 39 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, उसमें से भी किसी के ऊपर हत्या, लूटपाट, डकैती जैसा कोई गंभीर अपराध नहीं दर्ज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेताओं के ऊपर इस प्रकार के भी मामले दर्ज हैं। और यह भी बात कर रहे थे कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उमंग सिंगार के ऊपर कौन सा राजनीतिक विद्वेष का मुकदमा डाल दिया गया, उनकी अपनी धर्मपत्नी यौन शोषण का आरोप लगा रही है। सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन पर जो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं उनके ऊपर कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष का मुकदमा डाल दिया, या फिर जो कपिधर सिंह और यागलन सिंह जो मर्डर जैसे केसेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर कौन सा राजनीतिक विद्वेष का मुकदमा लगा। और जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की, हमने देखा कि समाज को बांटने वाला अमानतुल्लाह कम्युनल आदमी नहीं, आम आदमी पार्टी को अमानतुल्लाह में कम्युनल लीडर नहीं नजर आता, इनके ज्यादातर नेता कम्युनल मानसिकता के हैं। यह लोग सत्ता को सिर्फ और सिर्फ समाज में कहीं ना कहीं कुछ वर्गों का तुष्टीकरण, तृप्तिकरण करने के लिए उपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की राजनीति करती है। यहाँ पर न अपराधियों के लिए कोई स्थान हमारे दल में है, न ही इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए। हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी जब कोई इस प्रकार का मामला सामने आता है तो पार्टी किसी व्यक्ति को संरक्षण देने का काम नहीं करती। अगर वह प्रकरण सामने आए तो पार्टी उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाया जाता है तो पार्टी उसको बचाने का प्रयास नहीं करती, उसको सजा दिलाने में पार्टी सबसे आगे रहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर पर्दा डालने की यह मानसिकता है, यही कारण है कि इनके यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। और मैं तो कहता हूं जिस पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वयं कहीं न कहीं सिख दंगों जैसे एक महत्वपूर्ण घटना में आरोपी हो, उस पार्टी का चरित्र ऐसा होना अपने आप में कोई दो राय वाली बात नहीं है। करप्शन की जब हम बात करते हैं तो इनके जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वह सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। नेशनल हेराल्ड में वह लोगों के ऊपर जानकारी चल रही है, अगस्ता वेस्टलैंड केस में उनके ऊपर जांच चल रही है। तो यह लोग तो जनता के सामने बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर के नीचे तक अपराधियों का एक गिरोह है। यहाँ पर परिवारवाद जो है उसमें भी अपराधीकरण है, और स्वाभाविक तौर पर यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी को खारिज करने का काम किया है और अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर अडिग रखा है। ठीक है, अलमास जी से जवाब ले लेते हैं। अलमास जी, शिवम जी कह रहे हैं कि अगर सत्ताधारी दल चार्जेस लगाता है तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, क्या न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को तो न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, लेकिन उन्होंने अभी एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के ऊपर सिख दंगों का उन्होंने आरोप लगाया कि वो उसमें आरोपी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में उन्हें ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, और इस तरीके का बयान करने के लिए बीजेपी पैनलिस्ट के ऊपर एक मानहानि का दावा भी हो सकता है। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी की अगर बात करें तो वो अभी भी व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, उसका केस अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। सिख दंगों की एक मौत का लीड कमलनाथ जी कर रहे थे, यह बात किताबों में लिखी गई है, उस वक्त के पत्रकारों ने इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए अपने संस्मरण में लिखा है। ठीक है, आऊंगा शिवम जी, इस पर जरूर आपसे जवाब लूंगा। जी, अलमास जी अपनी बात पूरी करें। भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि कांग्रेस की वो एक भी बात सुनना नहीं चाहते, अपनी बात रखने के लिए तो अडिग रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी अगर कुछ बात को एक्सप्लेन कर रही है, कुछ समझा रही है, तो उसको सुनने की क्षमता जो है भारतीय जनता पार्टी आपकी बात जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक झूठ का अड्डा है और सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है। सिर्फ घोषणा करते हैं, झूठे वादे करते हैं, अपराधियों को टिकट ये देते हैं। ब्रजभूषण को संरक्षण इन लोगों ने दिया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इनके गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। ये कहते हैं कि आऊंगा शिवम जी, आपके पास भी आऊंगा। हत्याकांड हमारी गवर्नमेंट में किया था, बॉबी हत्याकांड हमारी गवर्नमेंट ने किया। अरे कांग्रेस के नेताओं का तो चरित्र पूरा देश जानता है कि प्रदेश का आप नाम लीजिए, वहां पर आपको इस प्रकार से ऐसे प्रकरण सामने आ जाएंगे जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के विरुद्ध बेहद ही गंभीर अपराध कारित किए, महिलाओं को टुकड़े टुकड़े में बांट करके तंदूर में सेकने का काम किया। बॉबी की ये लाश आज तक नहीं मिली। तंदूर हत्याकांड में क्या होता है, भवरी देवी हत्याकांड में इनके मंत्री जिनकी बिटिया भी विधायक है, उन्होंने किस प्रकार का किया, मध्य प्रदेश में सल्ला मिश्रा ने किस परिस्थितियों में आत्महत्या की है, चीजें काफी गंभीर और संगीन आरोप है। जवाब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भी इनसे कांग्रेस पार्टी इनके भ्रष्टाचार पे सवाल करती है तो ये उसके ऊपर एक और सवाल करते हैं जवाब देने की वजह। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन सवालों से भाग रही है, क्योंकि 18 साल से सोती हुई भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि कुंभकर्ण भी 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार 18 साल से सो रही है।
और अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है। ठीक है। अरे इस मध्य प्रदेश में कोई अंचल कभी सिमी का गढ़ हुआ करता था, कहीं पर कभी पीएफआई के एजेंट ऑपरेशन करते थे, जिनका समर्थन कांग्रेस के अपने विधायक मध्य प्रदेश में अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम आपके सक्सेना जी को है जो पाकिस्तान के एजेंट्स के लिए काम करते थे। हेमंत जी का कर लेते हैं। हेमंत जी, फिलहाल तो सत्ता में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में वाकई जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हैं और इसी वजह से क्या इस तरह की गतिविधियां भी हो जाती हैं? हेमंत जी। हाँ जी, देखिए हमारी जो सरकार है या हमारी पार्टी में अभी कुछ समय पहले की बात है, भगवंत मान सरकार में एक मंत्री थे, ना तो वो चीज मीडिया को पता था, ना विपक्ष ने उसकी मांग उठाई थी, पर जैसे ही हमें पता लगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने जा रहे हैं, सबसे पहले उनको मंत्रिमंडल से बाहर करा, ना सिर्फ मंत्रिमंडल से बाहर करा पर उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर उनको जेल करी। तो हम तो वो सुचिता पार्टी है जो आऊंगा शिवम जी आपके पास फिर से आऊंगा। और जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बीजेपी के ऊपर तो सबसे ज्यादा आरोप है, भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप है। मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है सबको पता है, कर्नाटक से भी ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। आप घोटालों के नाम लोगे तो 215 घोटाले में अभी गिना सकता हूँ, भले व्यापम घोटाला ले लो, कारम घोटाला ले लो, पटवारी घोटाला ले लो, नर्सिंग घोटाला ले लो, ई टेंडरिंग घोटाला ले लो, डंपर घोटाला ले लो, घोटालों का प्रदेश बना रखा है। 4 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च कर रखा है। ऐसे डेवलपमेंट करके तो प्रदेश को पूरी तरह से गर्त में ले जा रहे हैं। जी ठीक है शिवम जी, जवाब दीजिए। घोटालों का प्रदेश बन चुका है। जी शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इन दोनों का एक मिला जुला गठजोड़ है। यह जनता को भरमाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता क्या उन विकास कार्यों को महसूस नहीं करती है? 5000 किलोमीटर की सड़कें थी इनके शासनकाल में, आज 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती हुई सड़कें हैं। 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 28,000 मेगावाट बिजली बन रही है। और प्रत्येक अंचल प्रदेश का ऐसा है जो आज बिजली में सरप्लस है, और उसके पश्चात दिल्ली का मेट्रो हमारी बिजली पर चलता है। यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो मात्र 14,000 थी, आज 1,40,000 रुपए पहुंच गई है। तो क्या जनता उस परिवर्तन को महसूस नहीं करती है? 1,18,00,000 लोग तो मध्य प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाओं में परिणाम गरीबी नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ये जो महिला नंबर 1 हो रहा है, कुपोषण में नंबर 1 है, ये भी तो बताओ कि इसका भी तो विकास हुआ है। मध्य प्रदेश की क्या हालत है? उज्जैन में छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ये आपका कानून व्यवस्था है। एक दलित के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता हस्तक्षेप करता है। ये आपका प्रदेश का ये चक्र बना रखा है आपने, प्रदेश को गर्त में बना रखा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या कुपोषण हो, अपराध हो। लाडली बहना योजना के तहत राशि लाभान्वित डायरेक्ट उनके खातों तक पहुंचाई जाती है। चलिए हम विषय पर रहे, मैं अलमास जी का एक बार फिर से रुक कर लूंगा। अलमास जी, सड़कों और विकास की तरह अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो संख्या आई है, क्योंकि हम जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एडीआर की रिपोर्ट है, काफी वैधानिक इसे माना जाता है, बीजेपी के 129 में से 39 पर आपराधिक मामले हैं, कांग्रेस की बात करें तो 97 में 52 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इस संख्या से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे। देखिए ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का विश्लेषण करना भी बाकी है। रिपोर्ट मेरे हाथ में आज ही आई है, तो इसमें हमको देखना होगा। लेकिन हाँ, मेरी व्यक्तिगत अगर आप ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरीके का अपराधी को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी किसी भी अपराधी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी भी अपराधी को सपोर्ट करते। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा ध्यान रखती है कि किसी भी अपराधी को टिकट ना दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपराधियों का संरक्षण करती है, और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है ब्रजभूषण। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वुमेन रेसलिंग एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े ही पीसफुली, और जिस तरीके से उन्हें। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप क्या देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप ये मानते हैं कि बीजेपी टिकट वितरण के पहले एनालिसिस नहीं करती, या अपराधियों से इतर कोई ऐसा चेहरा नहीं होता क्षेत्र में जिसे पार्टी मैदान में उतारे? अलमास जी, आप ही से सवाल है। जी आपकी आवाज। जी अलमास जी, सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या आप मानते हैं कि सरकार क्या पुनर्मूल्यांकन नहीं करती है टिकट देने से पहले कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी जगह दूसरा चेहरा कोई क्षेत्र में जाए? देखिए, एक लॉ के अंदर एक लैटिन टर्म होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक ये न्यायपालिका, जिसका अभी शिवम मुद्दा उठा रहे थे बीजेपी पैनलिस्ट, कि जब तक न्यायपालिका से ये परमानेंट नहीं हो जाता, ये फैसला नहीं आ जाता, ये जजमेंट नहीं आ जाता, इस निष्कर्ष पे हम नहीं आ जाते कि वे
व्यक्ति जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम्ड है वह अपराधी है कि नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकती कि वह अपराधी है कि नहीं है। इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। जो भी मैटर केस जो अगर कोर्ट में होता है तो सब जुडिस होता है और उस पर कमेंट करने का हक जो है ना ही भारतीय जनता पार्टी को है ना ही कांग्रेस पार्टी को। चलिए, लेकिन फिर भी हम शिवम जी से फाइनल कमेंट इस पर जरूर लेंगे। शिवम जी, अब जब चेहरे कुछ सामने आ चुके हैं, कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जिनके खिलाफ में कुछ मामले दर्ज होंगे, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि मामले जो है वो काफी संगीन नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है, खासकर आप सरकार में है जब और ज्यादा, कि ऐसे ही चेहरों को मौका दे जिनके ऊपर कोई भी दाग न लगा हो, ताकि जनता के बीच में भी एक बड़ा संदेश जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बात का पुरजोर ध्यान रखती है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति विधानसभा तक न पहुंच पाए, और कम से कम हमारे राजनीतिक दल से तो ऐसा ना ही हो। हम विपक्षी पार्टियों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वह भी गुंडे और मवालियों को राजनीति में प्रश्रय और संरक्षण देने के बजाय मध्य प्रदेश के बृहत्तर हितों में साफ स्वच्छ वाले लोगों को राजनीति में अवसर देंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चलते हुए राजनीति में या तो मसल पावर या फिर धनबल वाले लोगों को, धनबल और बाहुबल को प्राथमिकता देती है। और मध्य प्रदेश की जनता उस चीज को देख रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे रखा है, और स्वाभाविक तौर पर जब जनता मत के माध्यम से इसका निर्धारण करेगी कि कौन सा राजनीतिक संगठन सुविधापूर्ण लोगों को आगे बढ़ाता है, तो वह विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक रहेगा। चलिए, तो उम्मीद यही है कि फिलहाल जो दागदार चेहरे हैं उनके सिवाय जो ऐसे स्वच्छ छवि वाले राजनेता हैं वो आए इसमें लोकतंत्र में। और कहीं ना कहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब जनता के बीच में ये जाते हैं तब कितनी स्वीकार्यता देखने को मिलती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।